अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने ना इसको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है, लेकिन टू मेथड्स को यूज़ करते हुए, बाय रो रिडक्शन मेथड एंड बाय कोफैक्टर्स। तो वन बाय वन हम इंशाल्लाह दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कंडीशन है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है कि जितनी आपके इसमें मैट्रिक्स में रोज़ हैं उतनी ही कॉलम्स हों, ठीक है, उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। जैसे इसकी रोज़ आप अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 रोज़ हैं और कॉलम्स 1 2 3 4, ठीक है, 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो पहला मेथड यूज़ करना है दैट इज़ रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड में क्या होता है, आपने ना इसको कन्वर्ट कर लेना होता है एचलॉन फॉर्म के अंदर, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें हमने एचलॉन फॉर्म सीखी थी ना एक क्वेश्चन के अंदर कि एचलॉन फॉर्म जो है वो उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगेन इंशाल्लाह मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँगी, जिन्होंने वीडियो नहीं सुनी उनका भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A इज़ इक्वल टू एचलॉन फॉर्म। बेसिकली क्या होती है कि आपने ना उसे जो उसके फर्स्ट रो है उसका देखें पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, वो हमारे पास आ रहा है -1। तो इसके नीचे ना सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। दोबारा सुन लें, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो। और अगर आप इसको 1 बना देते हैं ना तो वो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म बन जाती है। तो हम इसे फ़िलहाल इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म के अंदर और फिर वहाँ से इसको डिटर्मिनेंट में लेकर जाएंगे हम, ठीक है। तो इसको हमने 1 बनाना है और इसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास -1 है ना, तो इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और अगर इसको 1 को कर रही हूँ तो मुझे पूरी रो को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फर्स्ट रो को, यानी R1 को, ठीक है। R1 को अगर किसी को वीडियो थोड़ी ब्लर नज़र आ रही हो ना, तो क्योंकि मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, मार्कर अभी अवेलेबल नहीं था, तो आप लोग थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को हाई कर लें, ठीक है। 720 या 1080 पे देखें, आपको क्लियर नज़र आएगी। अच्छा जी, R1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी इसके हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 को -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -5। 4 को -1 से करें, -4। 1 को -1 से करें तो -1, ठीक है। यानी -1 से करने से बेसिकली क्या हुआ, सबके साइन चेंज हो गए। बाकी जो है वो आपने वैसे ही रहने देने हैं। 0 6 3 1 -3 5 2 -3 4 0 0 1, इनमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ हमने अभी एक ही ऑपरेशन अप्लाई किया। उसके बाद आगे चलते हैं, इधर A चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने इस 1 के नीचे क्या करना है, इनको 0 बनाना है सबको। तो ये तो पहले से ही 0 है ना, इसको तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो वैसे ही आ जाएगी, 1 -5 -4 -1। सेकंड रो भी वैसे ही आ जाएगी, 0 1 2 0, ठीक है। अब आपने चेंजिंग किस में करनी है? इन दोनों में करनी है, क्योंकि हम इन्हें 0 बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें, अगर मैं इस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं और देन इस 6 में से ये 6 माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने चेंजिंग किस में करनी है? रो 3 में करनी है। तो पहले आपने लिखना है R3, ठीक है। और R3 में चेंजिंग कैसे कर रहे हैं हम? R3 में से माइनस कर रहे हैं ना R1 को, लेकिन R1 को पहले मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ? 6 के साथ, ठीक है। तो हम 6R1 यानी R1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, देन R3 में से माइनस कर दें। अब इसका इजी तरीका क्या होता है, हम R1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से ना। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है R3 - 6R1, ठीक है। तो R3 के एलिमेंट्स लिख लें, R3 ये है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स लिख लें, 6 -3 -3 0, 6 -3 -3 0, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस का साइन है
और फिर यहाँ पे हमने ये रफ वर्क है आपका, ठीक है, आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, आपकी आसानी के लिए। 6R1 यानी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है R1 को। तो R1 के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 -5 -4 -1, 1 -5 -4 -1, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने? 6 के साथ, ठीक है। अब जो जो इनका आंसर आता जाएगा वो हम, जो इधर है ना इसमें चेंजिंग हो रही है ना R3 में, तो जो जो आंसर आता जाएगा वो हम R3 में लिखते जाएंगे। तो 6 × 6, 6 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 30, तो +30 -3 करें तो हमारे पास क्या आता है? 27 आता है। ये तो अब इजी है ना, आप लोग कर ही लेंगे। ब्रैकेट सॉल्व, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, 24 -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21। देन माइनस माइनस प्लस, 6 1 6। तो 4 एलिमेंट्स कौन से आए हैं? 0 27 21 6। इनको हमने R3 में लिख देना है यहाँ पे। 0 27 21 और 6। डन हो गया। अब हमने इसको भी तो 0 बनाना है, ठीक है। अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब क्योंकि ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो हमें थोड़ा सा डायरेक्ट काम भी करना चाहिए ना। अब हम R4 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं। R4 में कैसे चेंजिंग होगी? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर 3 -3 करूँ तो ये 0 बन सकता है। यानी हम R4 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं और उसमें से माइनस करना चाह रहे हैं किसको? R1 को, लेकिन उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 3R1, ठीक है। अभी हम फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं ना, सिर्फ हम इन दोनों को देख रहे हैं कि इनको 0 कैसे बनाना है। तो सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? ऑपरेशन लिख लें अपने पास, R4 माइनस 3R1 करना चाह रहे हैं। तो R4 के एलिमेंट्स लिख लें जो हमारे पास हैं, 3 5 4 1, 3 5 4 1। देन हम माइनस कर रहे हैं, किससे माइनस कर रहे हैं? 3 को R1 से मल्टीप्लाई, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देना है R1 के हर एलिमेंट के साथ। अब R1 के एलिमेंट्स लिख लें, 1 -5 -4 -1, 1 -5 -4 -1, ठीक हो गया। तो हमें यहाँ से 3 - 3 1 3, तो क्या मिल जाएगा? 0। 5 माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, तो 15 + 5 हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करें, 4 3 -12 और ये +12 होके हमारे पास आ जाएगा 16। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। तो 0 20 16 4 ये हमने किसके अंदर लिखने हैं? इसको हमने R4 के अंदर लिखना है, ठीक है। 0 20 16 और 4, तो हम R4 के अंदर लिख लेते हैं 0 20 16 4, ठीक है। तो पहला हमारा काम हो गया कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो को 1 बनाया और उसके नीचे वाले सारे 0 बना दिए, ठीक है। अब देखें सेकंड रो की बारी आती है। फर्स्ट रो का काम हो गया, सेकंड रो के अंदर पहला नॉन ज़ीरो कौन सा है? अगर आप जाएं तो ये पहला नॉन ज़ीरो है, ये तो 0 है ना। पहला नॉन ज़ीरो कौन सा है? उसको 1 बनाना है और उसके नीचे सारे 0 बनाने हैं। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, आधा काम तो हमारा हो गया। अब हमने इसके नीचे वालों को क्या करना है? 0 बनाना है, यानी अगेन चेंजिंग आनी है R3 और R4 में, यानी इन दोनों में चेंजिंग आनी है। पहली दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आनी, इसलिए उनको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, ठीक है। 1 -5 -4 -1 0 1 2 0, ये दोनों आपने वैसे ही लिख ली। अब चेंजिंग कैसे लानी है? आपने ना अब R1 को यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि हम अभी तो इतनी मुश्किल से यहाँ पे 0 बना के आए हैं। अगर आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करके किसी में भी ऐड करवाएंगे तो 0 तो फिर कोई और नंबर में चेंज हो जाएगा ना, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो R1 को अब आपने यूज़ नहीं करना। अब ये जो 0 वाली रोज़ है ना, इन्हीं में से किसी को यूज़ करके आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम अभी चेंजिंग किस में लाना चाह रहे हैं? R3 में। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हम R3 में चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। तो देखें, अगर इसको मैं 27 से मल्टीप्लाई करूं और देन 27 - 27 करूं तो ये यहाँ पे 0 आ सकता है ना। यानी हम R3 में चेंजिंग लाना चाह रहे हैं और माइनस करेंगे किसके साथ? R2 के साथ, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 27 के साथ, 27 R2, ठीक है। तो अगेन हम इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे R3 -27 R2, ठीक है। अब R3 के एलिमेंट्स लिख लें, ये मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स लिख दूँगी। उसके बाद हमने
इसको भी ज़ीरो बनाना है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 वन ज़ा 20 और 20 माइनस 20 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा ना। यानी हम अब R4 में चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, लेकिन R2 को उसमें से माइनस करना है हमने, बट R2 को पहले मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 20 के साथ। इसको भी आपने रफ पेज पे लिख के इसी तरह से वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। होप सो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इन दोनों को किया था। ठीक हो गया। अब देखें हमारा दूसरा टारगेट भी पूरा हो गया कि सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो को 1 बनाया और उसके नीचे हमने ज़ीरो बना लिए। ठीक है, अब तीसरी रो की बारी आती है। तीसरी रो में देखें हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है, -33। इसको बनाना है हमने 1 और फिर क्या करना है, हमने इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। ठीक है, रिड्यूस्ड एचेलॉन यही होता है कि आप जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो को 1 बनाएं, उसके नीचे 0, फर्स्ट नॉन ज़ीरो को 1 बनाएं, उसके नीचे सारे 0। अब इसका थर्ड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो ये बन रहा है ना, तो इसको पहले हम 1 बनाते हैं, फिर इसके नीचे वालों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक हो गया। तो देखिए जी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो R3 है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ -33 से, तो -33 से कैंसिल होकर 1 बन सकता है ना। यानी हम चेंजिंग किस में करना चाह रहे हैं, R3 में। तो R1 R2 वैसे ही आएंगी, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। -5 -4 -1 देन 0 1 2 0। R3 में चेंजिंग आना चाह रही है, यानी हम R3 को डिवाइड करना चाह रहे हैं -33 के साथ। तो उसको हम यूँ लिखते हैं -1/33 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक ही बात है ना, 33 को इसके नीचे लिख दें या बाहर करके लिख दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो। अच्छा, अब -33 से 0 को डिवाइड करेंगे तो उसने तो 0 ही रहना है। ठीक है, फिर आप इस 0 को हमने किया ना, अब इस 0 को डिवाइड करेंगे तो भी उसने क्या रहना है, 0 रहना है। -33 को -33 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 6 को -33 से डिवाइड कर दें, तो अगर आप 6 को -33 से डिवाइड करते हैं तो कटिंग 2 3s are 2 1s are 2 3 2s are 3 1s are 3 1s are, यानी -2/11 -2/11 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि फोर्थ रो में तो अभी कोई चेंजिंग नहीं आई ना, 0 0 -24 और 4 ये वैसे ही आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ R3 के अंदर चेंजिंग की है कि इसको 1 बनाया। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे ज़रा सोचें जब तक मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि हम R4 में चेंजिंग लाना चाह रहे हैं ना। तो R1 R2 और R3 विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, तीनों हमने वैसे ही लिख ली। अब R4 में हमने लानी है जनाब चेंजिंग। कैसे लानी है, क्या माइनस करें हम उसमें से। अगर इसको देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 के साथ, तो अगर ये +24 आएगा, ये -24 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी अब माइनस नहीं करना, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। हमने R4 में प्लस करनी है R3, लेकिन उसको 24 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 24R3। अब उसी तरह से आपने एलिमेंट्स लिख लेने। ठीक है, ये फिर से मैं आपको करवा देती हूँ कि हमने देखें R4 + 24 R3 लिखना है ना, R4 + 24 R3। ठीक है, तो R4 के एलिमेंट्स लिख लें हम। R4 के एलिमेंट्स हैं 0 0 -24 4, 0 0 -24 4। अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं कुछ, 24 को R3 के एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, R3 के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 1 -2/11, 0 0 1 -2/11। ठीक है, तो 0 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी पहले दो नंबर तो क्या हो गए, 0 हो गए। तीसरा नंबर 24 1s are 24 +24 -24 ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो तीसरे नंबर पे भी 0 आ गया। चौथे को सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 प्लस माइनस माइनस, कटिंग तो नहीं हो रही ना इनकी, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है ओवर 11। अब इनका आप अगर एलसीएम लें तो आंसर आता है हमारे पास -4/11। ठीक है, -4/11। ठीक हो गया। अब लास्ट हमारा काम क्या रह गया है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना बाय रो रिडक्शन, तो हम क्या करते हैं, जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगनल जो होता है, ठीक है, उसको सबको 1 बना लेते हैं।
ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं इसके, लेकिन मैं आप लोगों को जो करवा रही हूँ वो ये है कि जो प्रिंसिपल डायगनल है उसके सारे एलिमेंट्स क्या बना लेने हैं 1। तो पहले देखें ये हमारे क्या बन चुके हैं, 1 बन चुके हैं ना, ठीक है, और उसके नीचे सारे 0 भी आ चुके हैं। अब ये वाला एक रह गया जिसको हमने 1 बनाना है, ये प्रिंसिपल डायगनल आ रहा है ना आपका दरमियान वाला, ठीक है। अब इसको हमने बनाना है 1, तो चेंजिंग हम R4 में करना चाह रहे हैं, तो R1 R2 R3 विदाउट एनी चेंज आ जाएंगी, हमने लिख ली। अब चेंजिंग हमने लानी है R4 में, तो अगर इसको 1 बनाना है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसके उलट से, यानी जैसे अगर 5 है उसको 1 बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 है, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा, यानी जिसका भी 1 बनाना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ऊपर हमने किया था कि 33 को हमने 1 बनाना था तो हमने उसके रेसिप्रोकल यानी 1/33 से मल्टीप्लाई किया था। सेम काम यहाँ पे भी करना है कि R4 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ जिसको 1 बनाना है। 4/11 है ना, तो 11/4 आ जाएगा, और माइनस भी साथ में क्योंकि हमने ये माइनस भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो 0 0 0 इन सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1। अब देखें हमारे जो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 बन चुके हैं। अब यहाँ पे बारी आती है डिटर्मिनेंट निकालने की, ठीक है। अब समझें ये काम हो गया हुआ है हमारा, बहुत थोड़ा सा रह गया। एक चीज़ देखनी है हमने, सबसे पहले जो पहला कॉलम है ना, जो 0 है, इन सबसे ऊपर जाएं और जो 1 आ रहा है इस 1 को देखें कि ये 1 कहाँ पे जाके बना था। यहाँ पे भी ये 1 था, उससे ऊपर वाले स्टेप में देखें यहाँ पे भी ये 1 था, यहाँ पे भी ये 1 था, यहाँ पे भी ये 1 था, यहाँ पे वो -1 था, यानी जो वो चेंज हुआ है ना, चेंज होने से पहले वाली उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, -1। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे -1, ठीक है। ज़रा गौर से समझना है आपने। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास जो ये ऊपर 0 से ऊपर जाते जाएं तो ये जो 1 आ रहा है इसको पीछे जाते हुए हर स्टेप में देखें कि ये कहाँ पे 1 हुआ था। यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, इससे ऊपर वाले स्टेप में भी ये 1 था, इससे ऊपर वाले स्टेप में भी ये 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, यानी इसमें तो चेंजिंग आई नहीं है, ये तो थ्रू आउट 1 चलता हुआ आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। अब तीसरे कॉलम की बारी आती है, नीचे से शुरू करें 0 से और देखें कि ये 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये 1 कहाँ पे चेंज हुआ है, देखें ये इधर भी 1 था, ये इससे ऊपर वाले स्टेप में भी क्या था 1 था, और उससे ऊपर वाले स्टेप में ये 1 नहीं था, यानी यहाँ पे इस स्टेप में चेंजिंग हुई है ना, इससे पहले वाले स्टेप में यहाँ पे चेंजिंग हुई है। तो ये 1 से पहले क्या था, -33 था, यानी अब इसको -1 को मल्टीप्लाई कर दें -33 के साथ, ठीक है। अब तीसरा कॉलम भी हमने देख लिया। अब चौथे कॉलम की बारी आती है कि इसका डायगोनल तो 1 है ना, ये 1 जो है ये देखें कि ये कहाँ पे चेंज हुआ है, 1 से ऊपर जाएं तो यहाँ पे ये चेंज हो गया हुआ है, यानी इस 1 को चेंज होने से पहले देखें कि इसकी वैल्यू क्या थी, -4/11, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें -4/11, ठीक है। एक दफ़ा और सुन लें, हमने क्या किया है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स थे ना वो 1 थे, तो हमने उनको देखा कि 1 कब बने हैं, ठीक है। और जब वो 1 बने हैं ना तो उससे पिछले स्टेप में उसकी वैल्यू क्या थी, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल का ये एलिमेंट 1 है, तो ये 1 कब बना था, ऊपर जाएं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इससे पहले वो कुछ और है, तो यहाँ पे वो 1 बना है, तो 1 बनने से पहले वो क्या था, -33 था, इसलिए हमने -33 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से बाकियों को भी आपने देख लेना है। चारों डायगोनल एलिमेंट्स को हमने देख लिया, तो 3 में चेंजिंग आई थी, 1 में चेंजिंग नहीं थी, वो क्वेश्चन में ही 1 था, इसलिए हमने उसका कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4 के साथ, तो 3 4 ज़ार 12। ये हमने निकाल लिया है जनाब डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमने दूसरा मेथड कौन सा करना था, ये वाला तो डन है ना। अब हमने देखना है बाय कोफैक्टर्स। इसके लिए आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स के लिए हम दोबारा यही वाला मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ ज़रा, बल्कि इधर से ही देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें कोफैक्टर्स को हमने किस तरह से लिखना होता है।
अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है ना, तो ये A11 है, यूँ लिखते हैं आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस 1 की बात करती हूँ तो ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो यानी इसकी जो लोकेशन होगी ना वो A22 होगी, सेकंड रो सेकंड, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अगर इस 4 की बात करें, इस 4 की, ये फोर्थ रो में है और थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे फोर्थ रो थर्ड कॉलम, यानी इसकी लोकेशन है A43, यानी I की वैल्यू 4 है, J की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे भी आपने I की जगह 4, J की जगह 3, I की जगह 4, J की जगह 3 पुट करना और फिर उसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है -1 होल पावर I प्लस जे इंटू AI J का डिटर्मिनेंट, ठीक है। AI J क्या है वो इसी तरह से हम देखेंगे, I जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है और J जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। जैसे इधर हमने पहले रोज़ और फिर कॉलम्स लिखी ना, इसी तरह से यहाँ पे भी ये रोज़ और ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर तो ये हो गया। अब हम अगर डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए कोफैक्टर्स का किस तरह से यूज़ होता है, आप या तो किसी एक रो के कोफैक्टर ले लेते हैं या किसी एक कॉलम के ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जिसके मर्ज़ी ले लें, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि जैसे कोशिश करें कि वो वाली रो या कॉलम उठाएं जिसमें ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हों, मैक्सिमम ज़ीरो हों उसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप देखें इस रो के अंदर 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ये कॉलम उठाते हैं इसके अंदर भी 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो कोशिश करें वही उठाएं जिसके अंदर मैक्सिमम ज़ीरो हो ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन कम करनी पड़े, ठीक है। तो अब आप चाहे R2 से कर लें, चाहे आप ये जो कॉलम 4 है C4 इससे कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना R2 से कर लेते हैं। हम कहते हैं एक्सपेंड बाय R2। पहला एलिमेंट देखें क्या है, ज़ीरो, तो आप ज़ीरो लिखें और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी C21 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर इसी रो का यानी R2 से एक्सपैंड करें ना आप, तो R2 के अंदर दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके कोफैक्टर से। 1 कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो 2 प्लस ऐड करते जाना है आपने, ठीक है। 1 के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है, R2 का 2 है, तो अब 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर से। इसका कोफैक्टर होगा, ये सेकंड रो में है और ये थर्ड कॉलम में है ना 2, तो ये 2 3 आ जाएगा, प्लस उससे अगला फैक्टर कौन सा है, 0, और 0 की लोकेशन 2 4 बन रही है, ठीक है। तो आप अगर सेकंड रो से कर रहे हैं तो वो 2 1 2 2 2 3 2 4 हो जाएगा, और इन सबको जो ऐड करके आंसर आएगा ना वही बेसिकली हमारा डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रो रिडक्शन से आंसर आया वही कोफैक्टर से भी आना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सेम होता है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। अब कोफैक्टर्स को इसी तरह से ओपन करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। अच्छा, ज़ीरो वाली रो किस लिए चूज़ की थी, अब यहाँ पे उसका फ़ायदा नज़र आएगा कि ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो इधर कोफैक्टर ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर वैसे ही आंसर हमारा क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होकर 1 तो ख़त्म हो गया, सिर्फ क्या रह गया, C22 प्लस 2 तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, 2 C23 आ गया, प्लस अगेन यहाँ पे 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। नहीं, हमारे पास अब सिर्फ 2 रह गए हैं, C22 प्लस 2C23, ये 0 वाले तो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब इनको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, CIJ इक्वल होता है -1 होल पावर I प्लस जे। ये I है पहला और दूसरा J है, तो -1 होल पावर 2 प्लस 2, और अंदर इसका डिटर्मिनेंट आता है AIJ का। अब AIJ क्या है, आपने देखें सेकंड रो और सेकंड कॉलम देखा है ना, तो आप यहाँ से ये जो सेकंड रो है ये और जो सेकंड कॉलम है ये इग्नोर कर दें, बाकी जो बच गए एलिमेंट्स वो लिख लें, -1 4 1, ये बच गए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 4 1। फिर क्या बचा है, 6 -3 0, 6 -3 0, फिर क्या बचा है, 3 4 1, तो 3 4 1 लिख लिया हमने, ठीक है। इसको हमने कर लिया, प्लस बाहर क्या है, 2 है,
2 को मल्टीप्लाई कर दें, यही फॉर्मूला दोबारा खोल लेना है, -1 होल पावर 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 और अंदर अब डिटर्मिनेंट आना है। 2 + 3 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम काटा है ना, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी सारे लिख लें। तो बाकी क्या बचते हैं, -1 5 1 -1 5 1 0 1, सेकंड रो तो हमने छोड़ देनी थी, सॉरी, 6 -3 और 0, 6 -3 और 0, देन 3 5 और 1, 3 5 और 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया इनके डिटर्मिनेंट। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता है ना हमें। -1 की पावर देखें क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 + 2 4। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना है, चाहे आप R1 से कर लें, R2 से कर लें, R3 से कर लें, या C1 C2 C3 से कर लें। तो हम C3 से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा ईजी है, एक तो 0 हो जाएगा और दूसरा ये दोनों 1 है, ठीक है। किसी से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो C3 से हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 लिख के अंदर आपने डिटर्मिनेंट लगा देना है, ठीक है। ये भी इसी तरह से बेसिकली है, जैसे आपने ऊपर कोफैक्टर्स निकाले ना, ये भी कोफैक्टर्स ही हैं। फिर अगला जो है वो आ जाएगा माइनस, पहला पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है। फिर 1 के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है, 0, 0 के अंदर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और तीसरा जो है वो फिर पॉजिटिव आता है और वो 1 है, तो 1 के अंदर डिटर्मिनेंट, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब इसके अंदर देखें, हमने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 वाली रो 1 वाला कॉलम छोड़ दें, पीछे क्या बचा है हमारे पास, 6 -3 और 3 4, ये लिख लिया। फिर 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम छोड़ दें, तो 1 4 3 4 बचता है, वो लिख लें। फिर आप ये 1 है तो इस 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ दें, तो 1 4 -1 4, ये -1 है सॉरी, और अंदर 3 -1 4 6 -3 बचेगा, ठीक है। ये आपने C22 को एक्सपैंड कर लिया। अब इसको भी कर लेते हैं, +2 × -1 होल पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और इसी तरह से इसको भी एक्सपैंड कर लेना आपने, ठीक है। अब इसको भी हम इसी से कर लेते हैं, ताकि हमारी जो है वो एक तो 0 हो जाएगी बीच में और बाकी दोनों 1 है। तो 1 से एक्सपैंड करेंगे, -0 से एक्सपैंड करेंगे, +1, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ दें, 6 -3 3 5, फिर 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम छोड़ दें, -1 5 -1 5 3 5, फिर 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ दें, -1 5 6 -3। अब हम इनको एक्सपैंड कर लेते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह सारी खोल लेते हैं। -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है ना, तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो 1 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये 1 है, अंदर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 2/2 का तो बहुत ईजी होता है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में माइनस, यानी 6 4 ज़ार 24, दरमियान में लगेगा माइनस, 3 3 ज़ार -9, तो -9 इस माइनस के साथ आके +9 हो जाएगा, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर इस 1 पे आ जाए, 1 × इनको मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3, दरमियान में क्या लगता है माइनस, 4 6 ज़ार 24, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई, +2 × ये पावर माइनस आएगा ना यहाँ पे क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है। अंदर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। अब हम 1 के साथ 6 5 30, तो 1 × 30, दरमियान में माइनस आता है, 3 3 ज़ार -9 होगा, लेकिन वो इधर आके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 है तो इसको तो हम डायरेक्ट 0 कर लेते हैं, +1 × 3 1 ज़ार 3, दरमियान में माइनस आता है, 5 6 ज़ार 30 हो गया। अब मज़ीद खोल लेते हैं, 24 + 9 कितना होता है, 33 होता है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 रहेगा, 0 को ख़त्म कर दें, 3 - 24 करें तो -21 होता है, -21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -21, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। फिर 2 1 ज़ार ये -2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 39, और ये 0 ख़त्म, ये -27 होगा, -27 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -27, 33 - 21 कर दें, 3 - 1 2, और ये 12 आ जाता है, -2 × इनको अगर हम सॉल्व करें तो 39 - 27 कितना होता है, 9 - 7 2, 3 - 2 1, 12, ठीक है। तो 12 - 2 12 ज़ार
24, 12 माइनस 24 करें तो कितना आंसर आता है -12, यानी ये आपने डिटर्मिनेंट निकाला बाय कोफैक्टर्स। अगर आप देखें तो हमारा कोफैक्टर से जो आंसर आया वही हमारा उससे भी आया था रो रिडक्शन मेथड से, ठीक है। तो कोफैक्टर वाला ज़रा आपको देखेंगे बस हाफ पेज पे पूरा आ गया, छोटा है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो आपकी, ठीक है। कहीं पे भी प्लस माइनस की गलती हो गई या एक भी एलिमेंट इसके अंदर आपने आगे पीछे लिख दिया तो फिर आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसके हमारे हैं 7 मार्क्स, ठीक है। टोटल असाइनमेंट हमारी 10 मार्क्स की है। तो 3 नंबर का एक और क्वेश्चन है, उसमें हमें ये कहा है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना हमें दिया हुआ, बताएं क्या ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है, डायगनली डोमिनेंट, वर्ड यूज़ हुआ है डायगनली डोमिनेंट। अच्छा, डायगनली डोमिनेंट होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 1 0 और 0 2 0 1 2 8 1 कर लें, चलें इसको, और 2 2 6। अच्छा, अब देखें डायगनल एंट्रीज़ कौन सी हैं, ये तीनों डायगनल एंट्रीज़ है ना। आप देखें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर माइनस है भी ना तो उसको इग्नोर कर दें, सिर्फ पॉजिटिव साइन रखें अपने माइंड में, ठीक है। ये डायगनल एंट्री 1 है, इसकी डायगनल एंट्री क्या है 8 और इसकी डायगनल एंट्री क्या है 6, ये हमने लिख ली। अब जो ये फर्स्ट रो है ना इसकी डायगनल एंट्री छोड़ दें और बाकी दोनों को प्लस कर दें। 0 + 0 कितना होता है 0। ये वैल्यू हमेशा या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या इनके इक्वल, ठीक है। जो डायगनल एलिमेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज, ठीक है। अब इसका डायगनल एलिमेंट क्या है 8 है, इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज। नॉन डायगनल एंट्रीज हैं इस रो की, अगर हम बात करें तो 2 और 1 को प्लस करें तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब इसको भी ठीक होना पड़ेगा, अगर ये भी ठीक हो जाता है देन ये डायगनली डोमिनेंट है, लेकिन अगर इनमें से एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर डायगनली डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका अगर आप देखें तो हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट है वो क्या है 6, तो इसको भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए द सम ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज। नॉन डायगनल एंट्रीज हमारे पास 2 और 2 है, इनको ऐड करें तो 4 आता है। तो देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 4, ये बात भी ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना तो हमने माइनस नहीं लेना था, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है माइनस को ख़त्म कर देती है, तो माइनस इग्नोर कर देना था हमने। 2 + 2 4, तब भी 4 ही आता, ठीक है, अगर यहाँ माइनस भी होता तो ये होता है डायगनली डोमिनेंट। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा गया है स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट। स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट में क्या होता है इक्वल टू नहीं हो सकता। जैसे अगर देखें ना 1 इज़ ग्रेटर देन 0, अगर मैं यहाँ पे भी 1 कर दूँ लेट से, तो यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना उनको ऐड करके, यानी वो इक्वल भी हो सकते हैं और वो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। तो ये डायगनली डोमिनेंट होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट ये होता है कि वो इक्वल ना हो, तीनों जो हैं वो ग्रेटर हों, इक्वल ना हो। जैसे 8 3 से ग्रेटर है, 6 4 से ग्रेटर है, 1 भी यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए इधर किसी नंबर से, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है स्ट्रिक्टली डोमिनेंट। तो हम हमारा जो मैट्रिक्स है उसको चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले अपने पास मैट्रिक्स। देखिए जी, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके हम पहले प्रिंसिपल डायगनल देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने क्योंकि माइनस साइन नहीं लेना होता ना, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। यानी हमारा एक जो है वो क्या है A11 है, ये डायगनल एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है और उसमें ये पड़ा हुआ है। फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम में ये पड़ा हुआ है। डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनकी यहाँ पे पोजीशन सेम आ रही होती है, 1 1 होगी तो 2 2 होगी। फिर अगला जो है वो थर्ड रो के थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है तो उसकी पोजीशन 3 3 होगी और इसकी 4 4 होगी। हमने इनकी लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो A11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव ना, नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा, 1 की 1 ही आएगी, -3 की 3 हो जाएगी और इस 1 की भी 1 आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है नॉन डायगनल एंट्रीज़ को ऐड कर दें। A11 लिया ना आपने, तो ये A12 A13 A14, A12 A13 A14 और इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करना है आपने। तो 5 + 4 + 1
कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 1 10, ठीक है। तो हमें पता चला कि 1 इज़ लेस देन 10, ग्रेटर देन तो नहीं है, डायगनल को ग्रेटर देन होना चाहिए ना नॉन डायगनल के सम से। तो यहीं पे ये नो हो गया, ट्रू नहीं है। अब ये क्या हो गया, नो लिख लें या आप फॉल्स लिख लें, ठीक है। ये रो डायगनली डोमिनेंट नहीं है। और मैंने पीछे भी बताया था कि अगर एक भी रो डायगनली डोमिनेंट नहीं है तो बाकी अगर आप हैं भी तो आपका जो मैट्रिक्स है वो डायगनली डोमिनेंट नहीं कहलाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, आगे की फाइंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उन्होंने क्यों 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। A22 लिखा है हमने ये वाला, तो A21 प्लस A23 प्लस A24, इनकी वैल्यूज़ लिख लें, 0 2 0, 0 + 2 + 0, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 1 तो लेस देन 2 है, ठीक है। आप इधर यानी साइन आप ग्रेटर देन का ही लगाएं, 1 इज़ ग्रेटर देन, लेकिन साथ में लिख दें कि ये फॉल्स है। इधर भी साइन ग्रेटर देन का लगाएं, क्योंकि थ्योरम ये होता है ना कि आपका ये ग्रेटर होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन हमने लिखा, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी क्या है, फॉल्स है। इसी तरह से तीसरी भी चेक कर लेनी है और चौथी भी। A31 A32 3 तो हमने इधर लिखा हुआ है, A34। अब A31 है 6 प्लस A32 है -3, लेकिन -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो +3 होगी ना, और फिर साथ में क्या है 0, तो ये कितना हो जाता है 9। तो अभी भी आप देखें 3 ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, लेकिन ये ट्रू नहीं है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अगर आप चौथी चेक करेंगे तो वो भी फॉल्स होगी, A41 प्लस A42 प्लस A43, A44 तो डायगनल है ना एंट्री, तो इन तीनों की वैल्यूज़ लिखें, 3 + 5 + 4, 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो अब 1 ये एक डायगनल है, ग्रेटर देन सम, सम कितना आया 12, तो क्या ये ठीक है, नहीं, ये भी फॉल्स है, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 12, तो चारों ही फॉल्स हो गई ना। तो हम कह देंगे सो प्रूव्ड दैट मैट्रिक्स A is not strictly diagonally dominant। स्ट्रिक्टली तो खैर दूर की बात है, ये डायगनली डोमिनेंट भी नहीं है, क्योंकि इक्वल भी नहीं आ रहा किसी में, ठीक है। ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ना तो ये डायगनली डोमिनेंट है, और अगर ये डायगनली डोमिनेंट नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट भी नहीं हो सकती, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी असाइनमेंट थी, टाइप भी मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी काम था इसके अंदर, और मैंने सोचा पहले रिकॉर्ड कर दूं ताकि आप लोगों तक सोल्यूशन पहुंच जाए। फ़ाइल मुझे लेट मिली है, मुझे पता नहीं था असाइनमेंट आई हुई है, तो लास्ट डेट इसकी आई थिंक कल है, तो आप लोग इसको देख लें, और जो अगर आप में से टाइप कर ले तो इसको ज़रा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा हमारे, ताकि फिर बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है आपने। थैंक यू।